अभिवादन। आज हम इतिहास के एक बहुत ही अहम और दुखद मोड़ पर बात करने जा रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। हाँ, वो जंग जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हमारे पास इसके लिए स्रोत के तौर पर युद्ध की जड़ों और शुरुआती घटनाओं को समझने की कोशिश करता है। बिल्कुल। तो हमारा इरादा यही है कि इस जानकारी की गहराई में जाकर समझें कि आखिर वो कौन सी कड़ियां थीं जिन्होंने दुनिया को इस भयानक तबाही में धकेल दिया। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई एक वजह नहीं थी। हाँ, कई सारी घटनाएं थीं, बहुत सारे फैसले थे और हालात ऐसे बने जिन्होंने मिलकर वो आग भड़काई जो फिर द्वितीय विश्व युद्ध बनी। और इसकी जड़ें वो तो पहले विश्व युद्ध के अंत में ही हैं। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत होती है 1919 की वर्साई की संधि से, ट्रीटी ऑफ वर्साई। सही। पहले विश्व युद्ध के बाद जो विजेता देश थे, खासकर फ्रांस और ब्रिटेन, उन्होंने ये संधि हारने वाले जर्मनी पर थोप दी थी। और इसमें एक क्लॉज था, आर्टिकल 231, वॉर गिल्ट क्लॉज कहते हैं इसे। ये बहुत विवादास्पद था। हाँ, बहुत ज्यादा। इस क्लॉज ने असल में लड़ाई शुरू करने की और उसके सारे नुकसान की जिम्मेदारी वो अकेले जर्मनी पर डाल दी। अकेले जर्मनी पर। हाँ, फ्रांस जिसको युद्ध में बहुत भारी नुकसान हुआ था वो तो चाहता ही था कि जर्मनी इसकी बड़ी कीमत चुकाए और ब्रिटेन भी इसके लिए राजी था। नतीजा ये हुआ कि जर्मनी पर बहुत भारी जुर्माना लगाया गया। पर ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं थी, 33 बिलियन डॉलर का जुर्माना। उस वक्त का 33 बिलियन डॉलर। हाँ, आज के हिसाब से देखें तो शायद 270 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बनता है। बहुत ज्यादा। इतनी बड़ी रकम कि कहते हैं जर्मनी ने इसका आखिरी भुगतान 2010 में किया है। सोचिए 2010 में, मतलब लगभग 90 साल लग गए उस कर्ज को चुकाते चुकाते। इसका असर तो बहुत बुरा पड़ा होगा जर्मनी की जनता पर। सीधा और भयानक असर पड़ा। जैसे ही 1921 में पहला भुगतान हुआ, जर्मनी की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई। देश में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, मतलब अति तीव्र मुद्रास्फीति। पैसे की कीमत वो कागज से भी बदतर हो गई। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। हालात इतने खराब थे कि अंदाजा लगाइए 1922 में बर्लिन में ब्रेड का एक पैकेट 160 मार्क का था। और सिर्फ एक साल बाद 1923 के अंत तक वही पैकेट 200 बिलियन मार्क का हो गया। 200 बिलियन, मतलब पैसे की कोई कीमत ही नहीं रही। लोगों की जो जमा पूंजी थी वो रातों रात खत्म हो गई। बेरोजगारी आसमान छू रही थी। देश में भारी निराशा थी, गुस्सा था। और ऐसे ही माहौल में है ना, इसी उथल-पुथल और नाउम्मीदी के माहौल में एक शख्स का उभार हुआ, एडोल्फ हिटलर। हाँ, वो अपनी जोशीली भाषणबाजी से लोगों की भावनाओं को भड़काना बखूबी जानता था। 1923 में उसकी नाजी पार्टी ने म्यूनिख में तख्ता पलट की कोशिश भी की थी, बियर हॉल पुच जिसे कहते हैं। हाँ, नाकाम कोशिश थी वो। हिटलर जेल भी गया, लेकिन इस घटना ने उसे एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला दी। अच्छा। और इसी दौरान वो अफवाहें, वो नफरत फैलाई जाने लगी कि जर्मनी की इस बुरी हालत के जिम्मेदार देश के अंदर के ही दुश्मन हैं। और निशाना कौन बने? खासकर यहूदी और कम्युनिस्ट। हिटलर और उसकी पार्टी ने लोगों के इस गुस्से और डर का खूब फायदा उठाया। सारा दोष यहूदियों और समाजवादियों पर मढ़ दिया। और अगले 10 साल मतलब लगातार प्रोपेगेंडा चला। हाँ, पेड मीडिया, झूठी खबरें, नफरत फैलाने वाले भाषण, इसने जर्मन समाज को बहुत बुरी तरह से बांट दिया। फिर 1929 की महामंदी आ गई, ग्रेट डिप्रेशन। उसने तो हालात और बिगाड़ दिए। 1933 आते आते जर्मनी में 60 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार थे। भुखमरी फैली हुई थी। और इसी माहौल में हिटलर सत्ता में आ गया। हाँ, जनवरी 1933 में वो चांसलर बना और कुछ ही महीनों के अंदर उसने सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली और जर्मनी का तानाशाह बन बैठा। सत्ता मिलते ही उसने अपने एजेंडे पर काम शुरू कर दिया, ग्रेटर जर्मन राइक। हाँ, एक नस्लीय तौर पर शुद्ध आर्यन राज्य बनाने का सपना, जिसमें यहूदियों, स्लाविक लोगों और दूसरे समूह जिन्हें वो अवांछित मानता था, उनके लिए कोई जगह नहीं थी। और इस नफरत को सही ठहराने के लिए वो जूडियो बोल्शेविज्म जैसी थ्योरीज भी गढ़ी गईं। बिल्कुल, ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज फैलाई गईं कि 1917 की रूसी क्रांति और ये जो साम्यवाद है, ये सब यहूदियों की साजिश है। ये नाजी प्रोपेगेंडा का बहुत अहम हिस्सा था। मकसद था एक साथ यहूदियों और कम्युनिस्टों दोनों के खिलाफ नफरत पैदा करना। फिर 1935 में दुनिया को पता चला कि जर्मनी ने चुपके से अपनी एयरफोर्स बना ली है, लुफ्टवाफ़े। हाँ, जो कि वर्साई संधि का सीधा सीधा उल्लंघन था। संधि ने जर्मनी के हथियार रखने पर बहुत सख्त पाबंदियां लगाई थी। लेकिन ब्रिटेन का रवैया तब तक कुछ बदल गया था। हाँ, ब्रिटेन में कुछ कह सकते हैं प्रभावशाली हलकों में ये सोच आने लगी थी कि शायद वर्साई संधि जर्मनी के साथ वाकई कुछ ज्यादा ही सख्त थी
और शायद इसी सोच और दूसरी तरफ बढ़ते साम्यवाद के डर का नतीजा था कि जून 1935 में ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ एंग्लो जर्मन नेवल एग्रीमेंट साइन कर लिया। अच्छा। इसने जर्मनी को अपनी नौसेना बढ़ाने की इजाजत दे दी। ये संधि का एक और उल्लंघन था और ये ब्रिटेन की जो तुष्टीकरण की नीति थी, अपीजमेंट, उसकी एक शुरुआती झलक थी। मतलब युद्ध टालने के लिए रियायतें देना। लेकिन फ्रांस तो चिंतित हुआ होगा जर्मनी की बढ़ती ताकत देखकर। हाँ, फ्रांस बहुत चिंतित था। उसे डर था कि जर्मनी फिर से हमला कर सकता है। तो अपनी सुरक्षा के लिए फ्रांस ने जर्मनी से लगी अपनी पूर्वी सीमा पर एक बहुत मजबूत और लंबी किलेबंदी बनाई, करीब 450 किलोमीटर लंबी। उसे मैजिनो लाइन कहा गया। उनको लगा कि ये दीवार उन्हें बचा लेगी। हाँ, उन्हें यही लगा। खैर, 1938 आते-आते हिटलर को लगने लगा कि भाई उसकी सेना अब विस्तार के लिए तैयार है। और पहला निशाना? पहला निशाना बना जर्मनी का पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया, जहां जर्मन भाषा बोली जाती थी। हिटलर का एक बड़ा सपना था सभी जर्मन भाषी लोगों को एक झंडे के नीचे लाना। और संसाधन भी चाहिए होंगे। बिल्कुल, ऑस्ट्रिया के संसाधन भी चाहिए थे और अपनी आर्यन नस्ल के लिए लेबन्सराम यानी रहने की ज्यादा जगह भी हासिल करनी थी। तो उसने ऑस्ट्रिया पर दबाव डालना शुरू किया। हाँ, फरवरी 1938 में उसने ऑस्ट्रिया के चांसलर कर्ट शुशनिक उनको बुलाकर धमकाया और एक समझौते पर दस्तखत करने को मजबूर किया। कैसा समझौता? जिसके तहत ऑस्ट्रिया की सरकार में नाजी समर्थकों को अहम पद देने पड़े और जेल में बंद नाजियों को रिहा करना पड़ा। ये साफ तौर पर ऑस्ट्रिया की संप्रभुता पर एक हमला था। लेकिन चांसलर ने जनमत संग्रह कराने की कोशिश की थी। हाँ, जब चांसलर शुशनिक ने ऑस्ट्रिया की आज़ादी पर जनमत संग्रह कराने की कोशिश की तो हिटलर एकदम आग बबूला हो गया। उसने फौरन सेना भेजने की धमकी दे दी। तो शुशनिक ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, खून खराबे से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर हिटलर ने अपनी सेना ऑस्ट्रिया में भेज दी। और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल हुआ होगा यहाँ भी। जबरदस्त। नाजी प्रोपेगेंडा मशीनरी ने झूठी खबरें फैलाईं कि वियना में कम्युनिस्ट दंगे कर रहे हैं और ऑस्ट्रिया की सरकार ने खुद जर्मनी से मदद मांगी है। अच्छा। अगले ही दिन मार्च 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी का हिस्सा घोषित कर दिया गया। अंशलुस कहा गया इसे। और ये कब्जा बिना किसी बड़ी लड़ाई के हो गया क्योंकि उस वक्त कई ऑस्ट्रियाई लोग नाजी प्रोपेगेंडा से प्रभावित थे और जर्मन एकता के पक्ष में भी थे। ऑस्ट्रिया के बाद हिटलर की नजरें गईं चेकोस्लोवाकिया पर। हाँ, चेकोस्लोवाकिया का जो सीमावर्ती इलाका था सुडेटनलैंड, वहां बड़ी संख्या में जर्मन मूल के लोग रहते थे, करीब 30 लाख। हिटलर ने दावा किया कि ये इलाका जर्मनी का है और वहां जर्मन लोगों पर अत्याचार हो रहा है। और यहीं पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलिन की वो तुष्टीकरण की नीति सामने आई। खुलकर सामने आई। चैम्बरलिन हर हाल में एक और महायुद्ध टालना चाहते थे। उन्हें और फ्रांस के नेताओं को लगा कि अगर हिटलर की सुडेटनलैंड वाली मांग मान ली जाए तो शायद वो संतुष्ट हो जाएगा और शांति बनी रहेगी। तो म्यूनिख समझौता हुआ सितंबर 1938 में। हाँ, म्यूनिख एग्रीमेंट। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी शामिल थे। और विडंबना देखिए, चेकोस्लोवाकिया जिसका भाग्य तय हो रहा था उसे बुलाया तक नहीं गया। कमाल है। समझौते में तय हुआ कि सुडेटनलैंड जर्मनी को दे दिया जाएगा। बदले में हिटलर ने वादा किया कि ये उसकी आखिरी क्षेत्रीय मांग है और वो यूरोप में शांति बनाए रखेगा। चैम्बरलिन जब ब्रिटेन लौटे तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है ये हमारे समय की शांति है। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। बिल्कुल नहीं, बहुत क्षणिक थी। हिटलर का वादा एकदम खोखला साबित हुआ। म्यूनिख समझौते के महज 6 महीने बाद मार्च 1939 में जर्मन सेना ने बाकी बचे चेकोस्लोवाकिया पर भी कब्जा कर लिया। देश को खत्म कर दिया गया। तब तो साफ हो गया था कि तुष्टीकरण की नीति फेल हो चुकी है। बुरी तरह फेल। विंस्टन चर्चिल जो शुरू से इसके खिलाफ थे, उन्होंने चैम्बरलिन की बहुत कड़ी आलोचना की। चेकोस्लोवाकिया के बाद अगला नंबर पोलैंड का था। लेकिन पोलैंड पर हमला करने से पहले हिटलर ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। हाँ, कूटनीतिक दांव खेला उसने। अगस्त 1939 में उसने अपने कट्टर वैचारिक दुश्मन जोसेफ स्टालिन के सोवियत यूनियन के साथ एक अनाक्रमण संधि कर ली। नॉन एग्रेशन पैक्ट। हाँ, वही। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। नाजी जर्मनी और कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन तो एक दूसरे के जानी दुश्मन माने जाते थे। हाँ। लेकिन इसके पीछे साफ रणनीति थी। हिटलर पोलैंड पर हमला करते समय सोवियत हमले से बचना चाहता था, मतलब 2 मोर्चों पर लड़ने से। और स्टालिन को भी पोलैंड का हिस्सा चाहिए था और उसे हिटलर से लड़ने के लिए और वक्त मिल रहा था। और इसमें कोई गुप्त क्लॉज भी था। हाँ, एक गुप्त क्लॉज था जिसमें पोलैंड को जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच बांटने पर सहमति बनी थी। इस संधि ने तो हिटलर के हाथ खोल दिए। बिल्कुल। संधि के सिर्फ 1 हफ्ते बाद
1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर जबरदस्त हमला कर दिया। करीब 10 लाख जर्मन सैनिक उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से पोलैंड में घुस गए। अब ब्रिटेन और फ्रांस के लिए चुप रहना मुश्किल हो गया होगा। नामुमकिन था। उन्हें समझ आ गया था कि अगर हिटलर को अब नहीं रोका गया तो पूरा यूरोप उसके कब्जे में आ जाएगा। उन्होंने हिटलर को अल्टीमेटम दिया कि वो फौरन पोलैंड से अपनी सेना हटा ले। और हिटलर ने अल्टीमेटम को नजरअंदाज कर दिया। नतीजतन 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और फिर बाकी देश भी शामिल हुए। हाँ, जल्द ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका जैसे जो राष्ट्रमंडल देश थे वो भी ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध औपचारिक रूप से शुरू हो चुका था। लेकिन युद्ध की घोषणा के बाद भी कहते हैं कि कई महीनों तक पश्चिमी मोर्चे पर शांति रही। इसे फोनी वॉर कहा जाता है। हाँ, फोनी वॉर या नकली युद्ध। अजीब सी शांति छाई रही। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर कोई बड़ा हमला नहीं किया और ना ही पोलैंड को कोई ठोस सैन्य मदद भेजी। तो पोलैंड अकेला पड़ गया। बिल्कुल अकेला। उसकी सेना पुरानी थी, कुछ हद तक तो वो अभी भी घुड़सवारों पर निर्भर थे। वो जर्मनी की नई युद्ध रणनीति का सामना कैसे करते? हाँ, यहाँ स्रोत में ब्लिट्जक्रीग का जिक्र है। ये क्या था जिसने पोलैंड को इतनी जल्दी हरा दिया? ब्लिट्जक्रीग ये एक जर्मन शब्द है, मतलब है बिजली की तरह युद्ध। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक पूरी सैन्य रणनीति थी जो तेजी, चौंकाने वाले हमले और दुश्मन को संभलने का मौका न देने पर आधारित थी। कैसे काम करती थी ये? इसमें टैंक डिवीजन, जिन्हें पैंजर्स कहते थे, वो तेजी से दुश्मन की रक्षा पंक्ति को तोड़कर अंदर घुस जाते थे और ऊपर से लुफ्टवाफे यानी एयरफोर्स बमबारी करके खलबली मचा देती थी। मकसद था दुश्मन का कमांड और कंट्रोल सिस्टम तोड़ना और उनमें मनोवैज्ञानिक डर पैदा करना। और इस रफ्तार के पीछे एक चौंकाने वाला राज था, ड्रग्स का इस्तेमाल। हाँ, ये बात वाकई हैरान करती है। जर्मन सैनिकों को, खासकर जो टैंक क्रू और पायलट थे, उनको बड़े पैमाने पर परविटिन नाम की एक दवा दी जाती थी। परविटिन? हाँ, आज हम इसे क्रिस्टल मैथ के नाम से जानते हैं। क्या? क्रिस्टल मैथ? हाँ, ये दवा थकान मिटाती थी, नींद गायब कर देती थी, भूख प्यास कम करती थी, दर्द सहने की क्षमता बढ़ाती थी और आत्मविश्वास को, मतलब खतरनाक स्तर तक बढ़ा देती थी। तो सैनिक कई कई दिनों तक बिना सोए लड़ सकते थे? बिल्कुल। ये सैनिकों के स्वास्थ्य के लिए लंबे समय में तो बहुत खतरनाक था। इसके भयानक साइड इफेक्ट्स थे, लेकिन छोटी लड़ाइयों को बिजली की रफ्तार से जीतने में ये बहुत कारगर साबित हुआ। पोलैंड पर कब्जा करने में इस ड्रग ने बहुत अहम भूमिका निभाई। तो पोलैंड कुछ ही हफ्तों में हार गया। और फिर जैसा गुप्त समझौते में तय था, 17 सितंबर को सोवियत सेना ने भी पूर्व से पोलैंड पर हमला कर दिया और देश को जर्मनी और सोवियत संघ ने आपस में बांट लिया। पोलैंड के बाद सोवियत संघ ने भी अपना विस्तार जारी रखा, फिनलैंड पर हमला किया। हाँ, स्टालिन का ध्यान गया फिनलैंड पर। उसे डर था कि कहीं जर्मनी फिनलैंड को अपने प्रभाव में ना ले ले। जो लेनिनग्राड शहर, आज का सेंट पीटर्सबर्ग, उसके बहुत करीब था। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह। बहुत ज्यादा। सोवियत संघ ने फिनलैंड से कुछ सीमावर्ती इलाके मांगे ताकि लेनिनग्राड की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। फिनलैंड ने इनकार कर दिया, तो नवंबर 1939 में सोवियत सेना ने फिनलैंड पर हमला कर दिया। इसे शीतकालीन युद्ध या विंटर वॉर कहते हैं। लेकिन फिनलैंड ने काफी टक्कर दी थी। जबरदस्त टक्कर दी। संख्या और हथियारों में बहुत कम होने के बावजूद फिनिश सेना ने कमाल की बहादुरी दिखाई और सोवियत सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन आखिरकार सोवियत संघ की विशाल सेना के सामने उन्हें झुकना पड़ा। संधि हुई फिर? हाँ, मार्च 1940 में मॉस्को शांति संधि हुई, जिसमें फिनलैंड को अपना काफी बड़ा इलाका सोवियत संघ को देना पड़ा, पर वो अपनी आजादी बचाने में कामयाब रहा। उधर हिटलर क्या कर रहा था इस बीच? वो शांत नहीं बैठा था। उसका ध्यान अब उत्तर की ओर गया, डेनमार्क और नॉर्वे। नॉर्वे रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों? खासकर स्वीडन से जो लौह अयस्क आता था, आयरनो, उसके रास्ते को नियंत्रित करने के लिए। ये जर्मनी के युद्ध उद्योग के लिए बहुत जरूरी था और ब्रिटेन भी नॉर्वे के तटों पर नजर रखे हुए था। तो अप्रैल 1940 में हिटलर ने फिर से ब्लिट्जक्रीग का इस्तेमाल किया और डेनमार्क और नॉर्वे पर तेजी से कब्जा कर लिया। डेनमार्क ने तो शायद जल्दी हार मान ली थी। हाँ, डेनमार्क ने कुछ ही घंटों में हार मान ली। नॉर्वे ने कुछ हफ्तों तक संघर्ष किया, जिसके बाद उसकी सरकार और राजा लंदन भाग गए और वहां उन्होंने निर्वासित सरकार बनाई। नॉर्वे को बचाने में ब्रिटेन की नाकामी, इसका असर चेम्बरलिन पर पड़ा होगा? बिल्कुल। नॉर्वे अभियान की विफलता के बाद ब्रिटेन में चेम्बरलेन पर इस्तीफे का दबाव बहुत बढ़ गया और 10 मई 1940 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उनकी जगह आए
विंस्टन चर्चिल। हाँ, विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने, जो हिटलर के प्रति हमेशा से सख्त रवैया अपनाने के पक्षधर थे। और देखिए क्या संयोग है, जिस दिन चर्चिल प्रधानमंत्री बने उसी दिन 10 मई 1940 को हिटलर ने पश्चिमी यूरोप पर अपना सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया। हाँ, एक साथ कई देशों पर हमला, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग। जर्मन सेना ने फिर से अपनी ब्लिट्जक्रीग रणनीति का इस्तेमाल किया। फ्रांस को अपनी मैजिनो लाइन पर बहुत भरोसा था, हाँ, लेकिन हिटलर ने उसे बेकार कर दिया। कैसे? हिटलर का प्लान बहुत चालाकी भरा था। उसने मुख्य हमला मैजिनो लाइन पर नहीं किया, बल्कि उसके उत्तर में जो आर्डेन्स का घना जंगल था, आर्डेन्स फॉरेस्ट, उसके रास्ते से किया। आर्डेन्स? हाँ, फ्रांसीसी सैन्य कमांडर मानते थे कि ये जंगली और पहाड़ी इलाका है, यहाँ से टैंकों का गुजरना नामुमकिन है, तो वहाँ सुरक्षा कमजोर थी। जर्मन टैंक डिवीजन इसी रास्ते से तेजी से आगे बढ़े, फ्रांसीसी सुरक्षा को चीरते हुए सीधे इंग्लिश चैनल की तरफ भागे। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाएं बेल्जियम और उत्तरी फ्रांस में लड़ रही थीं, वो मुख्य फ्रांसीसी सेना से कट गईं, और वो दक्षिण से आगे बढ़ती जर्मन सेना और उत्तर में समुद्र के बीच फंस गई। उनके पास पीछे हटने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा। हाँ, इंग्लिश चैनल के तट पर स्थित डनकर्क बंदरगाह। डनकर्क? यहाँ जो हुआ वो तो इतिहास बन गया। बिल्कुल, द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक है ये। करीब 4 लाख ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिक समुद्र तट पर घिर गए थे। जर्मन सेना जमीन से गोले बरसा रही थी और लूफ्टवाफे हवा से बमबारी कर रही थी। अगर ये सैनिक पकड़े जाते या मारे जाते तो ब्रिटेन शायद युद्ध ही हार जाता। तो उन्हें बचाया कैसे गया? वो ऑपरेशन डायनामो? हाँ, चर्चिल ने फौरन ऑपरेशन डायनामो शुरू किया। ये इतिहास के सबसे बड़े बचाव अभियानों में से एक था। रॉयल नेवी के जहाजों के साथ साथ सैकड़ों आम नागरिकों ने भी। हाँ, अपनी छोटी नावें, मछली पकड़ने की कश्तियां, यहाँ तक कि यॉट्स लेकर इंग्लिश चैनल पार किया और सैनिकों को निकालना शुरू किया। और ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स आरएएफ ने भारी नुकसान उठाकर भी लूफ्टवाफे को रोकने की पूरी कोशिश की। क्या ये सफल रहा? हैरत अंगेज रूप से सफल रहा। करीब 8-9 दिनों में लगभग 3,38,000 सैनिकों को सुरक्षित ब्रिटेन पहुंचा दिया गया। इसे डनकर्क का चमत्कार भी कहते हैं। लेकिन कीमत चुकानी पड़ी होगी। हाँ, बहुत बड़ी कीमत। मित्र देशों को अपने लगभग सारे भारी हथियार, टैंक, तोपें, गाड़ियां सब वहीं छोड़ना पड़ा, और फ्रांस के लिए तो ये विनाशकारी था। डनकर्क के कुछ ही हफ्तों बाद 22 जून 1940 को फ्रांस ने जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और इसी बीच इटली भी युद्ध में कूद पड़ा। हाँ, मौके का फायदा उठाते हुए इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी ने भी 10 जून 1940 को फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। उसने जर्मनी के साथ पैक्ट ऑफ स्टील नाम का गठबंधन कर रखा था, तो अब युद्ध का दायरा और बढ़ गया था। तो जुलाई 1940 तक आते-आते हिटलर ने लगभग पूरे पश्चिमी और मध्य यूरोप पर कब्जा कर लिया था। ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स और अब फ्रांस भी। बिल्कुल। सोवियत संघ के साथ उसकी संधि अभी लागू थी, तो पूर्वी मोर्चे से उसे कोई खतरा नहीं था। इटली उसका सहयोगी बन चुका था। अमेरिका अभी भी युद्ध से बाहर था, अपनी अलगाववाद की नीति पर कायम था। तो ऐसा लग रहा था कि यूरोप में अब सिर्फ ब्रिटेन ही अकेला जर्मनी के सामने खड़ा है। हाँ बिल्कुल। उस वक्त बहुत से लोगों को लगा होगा कि हिटलर युद्ध जीत चुका है। उसकी सेना अजेय लग रही थी। वाकई बहुत निराशाजनक स्थिति थी ब्रिटेन के लिए। थी, लेकिन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उनका वो मशहूर भाषण याद आता है। हाँ, वी शैल फाइट ऑन द बीचेस। हम समंदर तटों पर लड़ेंगे, हम खेतों और गलियों में लड़ेंगे, हम पहाड़ियों में लड़ेंगे, हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। तो हमने देखा कि कैसे पहले विश्व युद्ध के अंत से शुरू हुई घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला थी। वर्साई की संधि की कठोरता, फिर जर्मनी की आर्थिक बदहाली, हिटलर का उदय, फिर वो तुष्टीकरण की नाकाम नीति, और फिर ब्लिट्जक्रीग की वो बिजली जैसी सैन्य सफलता। इन सब ने मिलकर यूरोप को दूसरे विश्व युद्ध की आग में धकेल दिया। फ्रांस जैसा बड़ा देश हार गया और ब्रिटेन लगभग अकेला रह गया। सही कहा। और जैसा कि स्रोत में भी बताया गया है, ये कहानी का अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। आगे ब्रिटेन की अकेली लड़ाई
फिर हिटलर की कुछ बड़ी रणनीतिक गलतियां, अमेरिका का युद्ध में शामिल होना, ऐसे कई मोड़ आने बाकी थे जिन्होंने युद्ध का पासा ही पलट दिया। लेकिन वो आगे की कहानी है। वो आगे देखेंगे। पर आज की इस चर्चा से एक सवाल या एक विचार मन में आता है, ये जो ब्लिट्जक्रीग की कामयाबी थी, इसमें क्या सिर्फ सैन्य रणनीति और वो पेरविटिन जैसे ड्रग्स का ही हाथ था, या फिर उस वक्त का जो मनोवैज्ञानिक माहौल था, जैसे मित्र देशों की शुरुआती हिचकिचाहट या शायद नाजी विचारधारा को उतनी गंभीरता से ना लेना, क्या इन चीजों ने भी जर्मन सेना की शुरुआती जीत में कोई भूमिका निभाई? ये वाकई एक सोचने वाला सवाल है। बहुत जटिल है ये। कई सारे फैक्टर्स थे। हाँ, खैर इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय के गहन विश्लेषण के साथ।